दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कुछ एहतियाती तदाबीर का ऐलान और ये डिसाइड कर लिया NCOC ने अपनी मरकज़ी कमेटी में कि ऐसी कोई बात नहीं है कि लॉकडाउन की तरफ मुल्क जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ SOPs, नए SOPs और ज़्यादा सख्त पाबंदियों को आयद कर दिया गया है। दफातर को ये डायरेक्टिव दे दिया गया है कि 2 बजे तक उनको बंद होना होगा, मार्केट्स 6 बजे तक बंद हो जाएंगी और साथ में ये भी कहा है कि अफवाज पाकिस्तान पुलिस को और रियासत के अफसरान की मुआवनत करे कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में और SOPs पर अमल दरामद करने में। साथ में सूबाई सतह पर भी डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने यह भी डायरेक्टिव दिया है कि मुख्तलिफ स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को भी बंद किया जाए। लेकिन इस सब में ये देखने को मिलता है कि अगर पूरी तौर पर संजीदा लॉकडाउन नहीं किया जा रहा, SOPs को मज़ीद टाइटन किया जा रहा है, लेकिन क्या इससे असर पड़ेगा कि नहीं? और क्या पाकिस्तान ने कोविड-19 की जो एक बढ़ती हुई, शिद्दत से बढ़ती हुई एक तीसरी लहर है, चाहे वो जिस तरह हिंदुस्तान में वाज़े हो रही है, ब्राज़ील में वाज़े हो रही है, अमेरिका में कुछ देर से वाज़े थी, पाकिस्तान ने क्या वो SOPs और साथ साथ वो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स और वो डिसिप्लिन उसको इम्पार्ट किया हुआ है जिस तरह उसको करना चाहिए था कि नहीं? उस सब पर बात करेंगे। जनाब शराजी साहब, आज वज़ीर आज़म ने कुछ नए रिस्ट्रिक्शंस तो अनाउंस किए हैं, लेकिन आपने खुद देखा होगा सर कि तवक्को तो यही थी कि लॉकडाउन होगा वो और स्मार्ट लॉकडाउन होगा सर। ये इसी हुकूमत का बयानिया था कि हमने उस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी कि मईशत को बहुत ज़्यादा मनफी असर पड़े या जो दिहाड़ी वाला है या जो आदमी है जो गुर्बत की लकीर से नीचे काम कर रहा है उसको मज़ीद नुकसान पहुँचे। लेकिन क्या इससे ज़्यादा सख्त पाबंदियाँ लगाई जा सकती थी? किस तरह देखते हैं? देखिए असद, मेरा ख़्याल में जो तीसरी लहर है उसकी शिद्दत को देखते हुए तो मेरा ख़्याल में होना तो यही चाहिए था कि हमें कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि जब दुनिया में शोर मचा हुआ था कि साउथ अफ्रीका में एक नया वायरस नज़र आया है या फिर उसके बाद बरतानिया की बात की जा रही थी कि वहाँ पे एक नया वेरिएंट आ गया है, तो मेरा ख़्याल में उस वक्त हमें चाहिए था कि कम से कम जो सफरी पाबंदियाँ हैं उनको इन प्लेस करते। हमने ऐसा हरगिज़ नहीं किया, बड़ी फ्री मूवमेंट होती रही, लोग आते रहे जाते रहे, और हुआ फिर क्या कि अब UK वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर अपनी पूरी शद्दमत के साथ मौजूद है और उसके बाद जो हमारा पॉजिटिव रेट है कई इलाकों में तो असद 40% तक जा पहुँचा है। तो मेरा ख़्याल में उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत के एंड पे बयानात, NCOC की मीटिंग ज़रूर होती हैं, वहाँ से एक बड़ी एक अलर्ट जारी होता है असद उमर साहब की तरफ से कि देखें SOPs को फॉलो करें, SOPs को फॉलो करें, नहीं करेंगे तो हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, बड़े शहरों को बंद करना पड़ेगा। मेरे भाई, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप स्कूल्स खोल रहे हैं। आपने ये कहा सरकारी इदारों को, प्राइवेट इदारों को कि आप, ये 1 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ सर, कि आपने कहा कि 50% आप स्टाफ को घर पे रखें और 50% स्टाफ के ज़रिए आप मामलात को चलाएं। लेकिन आज मैं इस्लामाबाद की आपको बात करूं कि कितने इदारे हैं कि जिन्होंने हुकूमत के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन ना तो ज़िली इंतज़ामिया और ना ही हमारी काबीना या कुछ और लोग इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि क्या जो हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जारी की गई थी उनको को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। तो मेरा ख़्याल में हुकूमत ने एक तरफ जब ये एक सुस्ती और काहली दिखाई कि दुनिया भर में वैक्सीन ख़रीदी जा रही थी और हमने उस पर भी कोई ख़ुसूसी तवज्जो नहीं दी। आपको याद होगा कि आज से 6-8 माह पहले जब वैक्सीन आई थी मार्केट में तो उस वक्त की बात हो रही थी। और अच्छा, ये शराजी साहब, मैं ज़रा आना चाहूँगा वैक्सीन्स के इशू पर, बल्कि उस पर तो शायद तवील डिस्कशन करनी हो, लेकिन उससे पहले जो आपने जिक्र किया स्कूल्स का, और अभी दफातर पे भी आते हैं, सरकारी इदारों पर भी आते हैं सर, इस सारे कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान बतौर एक रियासत जदोजहद कर रहा है, उसमें जो एक सवालिया निशान बार बार उठता था वो था कि क्या आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्या आप में वो कैपेसिटी है कि इस तरह की पाबंदियां आप इन्फोर्स कर पाएंगे। लेकिन सर वो सवाल तो उठता ही नहीं है जब आपके वफाकी वज़ीर तालीम कह रहे हैं कि स्कूल्स को बंद नहीं किया जाएगा, और जब आपके बच्चे पटिशन पे पटिशन डाल रहे हैं कि जी इस हालत में इम्तहान नहीं दिए जा सकते, और फिर अदालतें भी उन पटिशन्स को रीडायरेक्ट कर रही हैं
कि हुकूमत बताएगी और हुकूमत ही पॉलिसी तय करेगी। तो इन तमाम चीज़ों की रोशनी में सर क्या स्कूल्स को इस तरह तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी कि इनको या तो बंद कर दिया जाए, जो ऑनलाइन मुतबादले हैं उनको देख लिया जाए, मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स आप इवॉल्व कर तो सकते थे। यकीनन किए जा सकते थे, बजाय ये कि आप बच्चों की तालीम के खातिर आपका ख्याल ये है कि शायद उनकी तालीम मुतासर हो रही है, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको अकोमोडेट करने के लिए अगर आप पूरे के पूरे मुल्क को एक नई मुसीबत में डाल दें और कल को बिलाखिर आपको ये फैसला करना पड़े कि आपको कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना है, तो उससे पहले बेहतर है कि आप छोटा नुकसान, गोया कि 1 साल की और तालीम का हर्ज हो जाएगी, लेकिन कम अज़ कम आप इस वायरस का जो स्प्रेड है उसको रोकने में तो कामयाब हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल में असद आपको याद है कि पिछले साल अगरचे पॉजिटिव होने की रेशो बमुश्किल 6%, 5.5 पे गई थी, तो उस वक्त तो हमने रमज़ान शरीफ में तरावी की नमाज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हमने उलमा को अंगेज किया, हमने बिज़नेस कम्युनिटी को अंगेज किया कि क्या बाज़ार खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए, तो हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। अब तो हालत यह है कि आपके बड़े शहरों के अंदर, गोया के लाहौर के अंदर 30%, 35% तक पॉजिटिविटी रेशो चली गई है, मर्दान की बात करें, पेशावर की 35%, 40%, यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कहीं कभी 12% तो कभी 27%। तो मेरा ख्याल में अब तो ज़्यादा ज़रूरत हमें थी कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को अंगेज करते और उसके बाद एक कलेक्टिव डिसीजन लेते और लोगों को इस बात पे मजबूर करते कि जो हमने एक डिसीजन लिया उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि ऐलानात की हद तक चीज़ें हो रही हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। और बाकी असद कौमों का मिजाज चंद दिनों में, चंद महीनों में नहीं बनता। हुकूमत को इस बात का मुकम्मल तौर पे एहसास है कि हमारे यहाँ लोग डिसिप्लिन नहीं हैं, हमारे यहाँ लोग चीज़ों को संजीदा नहीं लेते। अगर हम लोगों से तवक्को करें कि वो बाहर निकलेंगे तो मास्क पहनेंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेक श्योर करेंगे, वो मुसाफिया नहीं करेंगे, हैंडशेक नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता भाई। शहरों के अंदर भी ये रवैये नहीं मिल रहे, तो देहातों में तो लोगों का लिटरेसी लेवल बड़ा लो है, वहाँ पे तो लोग मानते नहीं कि कोरोना है कि किस बला का नाम। तो फिर आप कैसे ही कह सकते हैं कि आपने एक स्टेटमेंट जारी की, लोगों को कह दिया कि ये हमने SOPs बनाए हैं और इसको आपने फॉलो करना है। भाई शहर के अंदर इस्लामाबाद में ये हाल है कि आपने मार्केट्स क्लोज करने की बात की है 6 बजे। मैं कई शॉप्स को जाके देखता हूँ कि जिनका हाफ शटर ऑफ है वहाँ पे कारोबार हो रहा है। आपने देखा पिछले साल जब कोरोना वायरस के बारे में शायद उस तरह का शऊर नहीं था, तो तब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तब से बाकी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिसी लीडरान हैं, वो ये बात तय कर चुके थे कि जी हम नहीं चाहते कि मईशत मुतासर हो और हम नहीं चाहते कि गरीब तबका मज़ीद मुतासर हो। आज भी आपने देखा शराजी साहब हिंदुस्तान का हवाला देते हुए ये कहते हुए कि आपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमसाय मुल्क में 3,14,000 केस रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का यही कहना था कि हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान वाली सूरत हाल पैदा हो और हमें शहर बंद करने पड़ें, क्योंकि हमारा तजर्बा ये हमें बताता है कि वही सर जो गरीब वाला तबका है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो जब आपने ये चीज़, मैं तो समझता हूँ बतौर एक नज़रिया तय कर लिया है कि हमने इस सेगमेंट को कैटर करना है, हमने मईशत को इस तरह पहिया जाम नहीं करना, तो अब शिराजी साहब क्या इसको मुख्तलिफ फेजेस में आप रोल आउट कर सकते हैं? जो बातें होती थी ट्रेसिंग की, जो बात होती थी स्मार्ट लॉकडाउन की, जो बात होती थी कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे, वही जो आपने बात की पिछले साल की, तब अवेयरनेस कैंपेन भी थी, तब उलमा से भी बात की जा रही थी। अब इस बार NCOC में क्या फटीग हो गई है? मुझे तो यही लगता है, या ये हो गई है या फिर इनको लगा है कि पाकिस्तान से मुसीबत टल गई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अप्रैल से पहले, रादर जनवरी में तो कहीं उससे भी पहले थोड़ा सा कहीं तो ये 1% पे 2% पे आ गई थी। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि हमने फिर बल्क में वैक्सीन ना खरीदने का फैसला किया। अगरचे उससे कुछ 6 माह पहले, 8 माह पहले डॉक्टर फैसल साहब जो मुशीर सेहत हैं वो ये फरमा रहे थे कि एक बड़ा खतीर जो है वो फंड एलोकेट कर दिया गया है और हम वैक्सीन ख़रीदने जा रहे हैं। दुनिया में मुख्तलिफ कंपनीज़ को हमने एंगेज किया हुआ है। लेकिन आज आपके सामने है जो कुछ आ रहा है वो चीन से आ रहा है
और उसके बाद अगर कुछ थोड़ी बहुत आई है वैक्सीन तो वो रशिया तो से ये आई खबर है। तो इसका मतलब ये है कि वो भी ऐलानात थे, आपने कोई इसको सीरियस नहीं लिया। आपका ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी रेशियो बड़ी मुनासिब है, तो बेहतर है कि इस तरफ ना जाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि एनसीओएसी के अंदर फटीक का एलिमेंट तो अपनी जगह पे होगा, लेकिन मामले को सीरियस वे में एड्रेस ना करना ये सबसे बड़ा इशू है कि आप डेली बेसिस पे अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, आपकी पॉलिसीज को मरबूत नहीं है, आप फ्यूचरिस्टिक नहीं है। आप उस दिन का डेटा देखते हैं और आपको लगता है कि डेटा लो है तो आप रिलैक्स हो के पीछे टेक लगा के बैठ जाते हैं, और अब आपको जब लगता है कि पॉजिटिविटी रेशियो बढ़ रहा है तो उसके बाद आप फिर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये जो फिर आप कुछ लोगों को इल्जाम देते हैं, कुछ आप ऐसे ऐलानात करते हैं कि जिसके अगेंस्ट आप रियल मैयर नहीं रहे। तो सर ये जो साथ में आप कह रहे हैं कि जी 50,000 साइनोवैक की जो वैक्सीन हैं वो अब आ गई हैं पाकिस्तान, लेकिन इससे पहले शराजी साहब आपने खुद जिक्र किया बहुत ज़्यादा तादाद में ना सिर्फ आपको ज़रूरत थी इन वैक्सीन्स की, लेकिन पहले आप बात भी करते थे मिलियंस की। और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने भी इस ज़रूरत को जाहिर किया था कि पाकिस्तान को क्या कुछ करना होगा अगर थोड़ा सा भी आप चाहते हैं कि आपकी एफर्ट मुस्बत हो, इफेक्टिव हो। किस तरह देखते हैं? यकीनन मेरे ख्याल में अभी भी हमें कुछ मालूम नहीं है कि क्या ये आखिरी लहर है और इसके बाद चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, खुदा न खास्ता चौथी लहर आए वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो। तो मैं समझता हूँ कि इस बात को लेके मुतमईन नहीं होना चाहिए। आपको अपने हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाना चाहिए। आज आप फरमा रहे हैं अगर मुल्क के अंदर असद कोई एक्टिव केसेस की तादाद अगर 58,000 हुई है और आपका सिस्टम इसका बोझ नहीं सहार पा रहा, तो 22 करोड़ के मुल्क में खुदा न खास्ता अगर ये तादाद 5 लाख 6 लाख हो जाती है, इसका मतलब है फिर लोगों को आप मैसेज दे रहे हैं कि हम 98,000 मरीजों को तो हैंडल नहीं कर पा रहे, और उसके अंदर भी कहा जाए कि 550 सिर्फ वेंटिलेटर्स के ऊपर है इस मुल्क के अंदर, और हुकूमत की चीखें निकल गई हैं। तो अगर ये तादाद कहीं डबल ट्रिपल हो जाती है तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि इस अरसे के दौरान अपने अपने जो हेल्थ सिस्टम के अंदर चीज़ों को ऐड करना था वो भी आपने नहीं किया। हालत ये है कि अगर 2,500-3 हज़ार या 5,000 मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 90% हम कंज्यूम कर रहे हैं। और भाई खुदा का वास्ता क्या कर रहे हैं? जो आपने कुछ तो देखें आप किस तरफ चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। जो आपने आखिर में कहा कि आपने अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इजाफा किया है, शायद यही सबसे ज़्यादा अहम है शराजी साहब, कि अब हिंदुस्तान की मिसाल आपके सामने है। वो जो विजुअल्स आ रहे हैं इतने ज़्यादा तशवीशनाक हैं कि ज़्यादा देर देखे नहीं जाते। अब वॉर फुटिंग पे आ जाएं, मेडिकल कैपेसिटी आप बढ़ा दें। जो असद उमर साहब ने जिक्र किया था कि ऑक्सीजन पर अभी से या प्रेशर आ रहा है, उसकी सप्लाई में सर अब आपने कितना ज़्यादा इजाफा करना होगा। फिर जो एक शऊर की कैंपेन थी जो पिछले साल इतनी ज़ोरों शोर से चलाई गई थी, एकदम से फटीग आ गई है, आप लोगों को उस तरह आगाह नहीं कर रहे। और चौथा, आपने देखा सर वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हम उन चंद ममालिक में थे, बड़े कम ममालिक में थे जिनकी मसाजिद खुली थीं रमज़ान शरीफ के वक्त पिछले साल, लेकिन इस बार, और उन्होंने हवाला भी दिया कि तमाम उलमा जो थे ऑन बोर्ड थे, लोगों को बता रहे थे उनको क्या कुछ करना है। अगेन शराजी साहब इस बार उस तरह की मुहिम नहीं देखने को मिल रही। चलें आप इसको भी पार कर लें कि आपने मसाजिद को इसी तरह खुला रखना है, लेकिन अगर इतने ज़्यादा मुसलमान अक्सरियत वाले ममालिक उस ऐसी चीज़ पर भी रिस्ट्रिक्शंस ला चुके हैं और पब्लिक हेल्थ को सामने रखते हुए ला चुके हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि इन पॉलिसीज़ की नज़रसानी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे आपने कहा, उस जोश से और उस तरजीह से हुकूमत काम नहीं ले रही, ये एक बहुत बड़ा बहरान बनने को जा रहा है। इस पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। ज़रा सियासी सूरत हाल पर भी मुख्तसर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पिछले 2-4 हफ्तों से जो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल इवॉल्व हो रही थी। एक जानब रियासत पाकिस्तान, दूसरी जानब कलादम तंजीम, अब उसको कलादम करार दे दिया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत उसको बैन कर दिया गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बीच जो मुआहदा हुआ था उसके मुतालिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का कहना है कि उस मुआहदे पर पूरी तौर पर अमल दरामद कर लिया गया है। अब जो उसका भी कोर इशू जो था कि आप कौमी असम्बली में एक करारदाद लाएं और उस करारदाद में ये डिस्कस करना चाहिए तमाम मुंतखब नुमाइंदों को कि फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से एक्सपेल कर देना चाहिए कि नहीं। फवाद चौधरी साहब का कहना है उस पर पूरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो गई है।
करारदाद टेबल हुआ, और अगर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज अपने करारदाद लाना चाहते हैं तो वो उनकी सवाबदीद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं। और साथ में जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के कानून के तहत लबैक के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था, उन सबको भी रिहा कर दिया गया है। तो शराजी साहब, इसमें मुझे कोई वैसा कन्फ्यूजन तो नहीं नज़र आती। अगर इशू था कि आप रेजोल्यूशन टेबल करें, वो रेजोल्यूशन टेबल हो गया। अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फवाद चौधरी साहब का कहना है वो दैट्स योर बिजनेस, हमने कर लिया जो हमने कहा था और अब इस बात को ख़त्म करें। किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल में वक्ती तौर पे इस मसले को हल करने के लिए तो बड़ा अच्छा हो गया। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल ऐसा हुआ कि उसके बाद धरने भी ख़त्म हो गए, उसके बाद कुछ लोगों की जो गिरफ्तारियाँ थी वो भी रिहा हो गए, कुछ मुकदमात भी वापस हो गए और मुल्क के अंदर जो एक कशीदगी की और फ़िज़ा बनी थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन क्या अब ये मसला मुकम्मल तौर पे हल हो गया? तो मेरा ख्याल में आपका जवाब भी नफ़ी में होगा कि चीज़ें अभी तक एग्जिस्ट करती हैं। और जैसे हमने देखा कि आज से 6-8 माह पहले हुकूमत ने एक मुआहदा किया इस तंजीम के साथ और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन से एक तरह से इनकार किया, और आपने कौम से खिताब जो प्राइम मिनिस्टर का ख़ुद देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं है कि हम फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो जो 26-27 ममालिक हैं यूरोप के वो भी जवाब में ऐसा करेंगे और फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है उनकी वो यूरोप जाती है, GSP प्लस खो बैठेंगे, हमें तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा अगर ये फ़ैसला हम करें भी सही तो इसका सरासर नुकसान पाकिस्तान को होगा, यूरोप या फ्रांस को हरगिज़ ना होगा। लेकिन मेरा ख़्याल में ये चीज़ें पहले सोचने वाली होती हैं। एक तो ये है कि आपने इस तरह की सोच को सामने नहीं रखा और उस वक्त भी आपकी पॉलिसी ये थी कि इस बला को टालना है तो लिहाजा ये मुआहदा करने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद फिर गिरफ्तारियाँ हो गई, गिरफ्तारियों के बाद आपने उस तंजीम को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कालादम भी करार दे दिया। ठीक आपने फ़ैसला किया, गलत किया वो फ्यूचर देखेगा, लेकिन बात यह है कि उसके बाद फिर आपने उनके साथ मुज़ाकरात की टेबल एक सजा ली। तो मेरा ख़्याल में एक हुकूमत के एंड के ऊपर बड़ी अजीब सी कन्फ्यूज्ड पॉलिसी है। अब ये जानबूझ के अपनाई गई है या उनके ख्याल में उनका विजडम यही कहता था किसी तरह की सूरत हाल पैदा करके और उसके बाद सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। फिर देखा जाए असद तो ये कोई एक किसी पार्टी का मसला तो नहीं है, हम इसे एक नेशनल इशू के तौर पे तो बहरहाल देखें, ये कई बार सर उठा चुका है और हर हुकूमत को इस बात का इदराक होना चाहिए। और खान साहब जो बहरहाल वेस्टर्न डेमोक्रेसी की मिसालें में देते हैं जहाँ पे बहरहाल पार्लिमान को इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ से फैसले होते हैं, तो आज भी हुकूमत इतना एक प्रेशर सस्टेन नहीं कर पा रही। तो उनको लग रहा था कि अगर ये हम फैसला करने जाते हैं तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, ये फैसला नहीं किया जा सकता, सफारती मामलात किसी एक मजहबी जमात के कहने पे उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करना चाहिए। तो फिर बेहतर ये था कि आप पार्लिमान की तरफ जाते, पार्लिमान के अंदर जो दीगर जमात हैं उनको आप अंगेज करते और एक जब कलेक्टिव डिसीजन आता तो शायद फिर आप दबाव में ना होते, वो जमात दबाव में नज़र आती कि जब उन्हें लगता कि मुल्क की पार्लिमान के अंदर जो तमाम अवाम की नुमाइंदा जमातें हैं उन्होंने एक मुतफ़िका फ़ैसला किया है और बहरहाल वो जमात भी कहीं ना कहीं पार्लिमान का हिस्सा तो थी, सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन कमीशन में भी रजिस्टर्ड थी, तो शायद वो भी इस दबाव को फील करते और वो भी जो एक एक्सट्रीम पोजीशन लेके खड़े थे उससे पीछे हट जाते। लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत से जो गलती हुई, इस मामले को एडमिनिस्ट्रेटिवली हल करने की कोशिश की गई, पार्लिमान को अंगेज नहीं किया गया और दबाव में आने के बाद अगरचे पार्लिमान की तरफ गए हैं लेकिन बड़ी माजरत के साथ असद कहना पड़ता है कि बड़े भोंडे अंदाज में आपने एक तहरीक वहाँ पे लाई, करारदाद एक लेके आए आप, उसकी ओनरशिप भी जमात ने ले ली, प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर आप लेके आए, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो कंसल्टेशन होनी चाहिए थी सियासी जमातों के साथ, किसी के साथ नहीं की। उसके बाद आप ही के स्पीकर ने ये तय किया कि इसको वापस ले जाता है, अब सारी जमातें मिल बैठ के एक नया ड्राफ्ट ले आए, वो भी आप नहीं लेके आए। तो मैं नहीं समझता कि आप इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पे हल कर पाएं। ये तो इसमें कोई शक नहीं, बल्कि अगर हम अपनी ही थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग कर लें, कोई दो राय नहीं कि आप मुस्तकिल तौर पर इसको हल नहीं कर पाए। लेकिन मैं शराजी साहब इसको थोड़ा सा फ़र्क इस तरह देखता हूँ कि 2017 में एक मौका था सियासी यकजहती का और तमाम सियासी जमातें, और बल्कि सियासी जमातें छोड़ें, तमाम कौमी अदारों को एक सफ़े पे तब होना चाहिए था
जब यही तंजीम थी, इनके ही लीडरान थे जो सुबह से शाम इन टीवी चैनल्स के नशरियात के ज़रिए इस तरह की धमकियां दे रहे थे सीनियर रियासत के नुमाइंदों को कि आदमी डिस्टर्ब हो जाता था। तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया था वो सबके सामने है। ना तो आपने हुकूमत का साथ दिया, बल्कि आपने तो उस तंजीम के बयानिए को बार बार अफर्म किया। PMLN के विदिन जो लीडरान थे, कैप्टन सफदर साहब, वो भी आपके सामने उन्होंने इस तमाम जो सिलसिला था उसकी सपोर्ट की। फिर आप अगले साल आ जाएं 2018, जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी एक वो तकरीर में कहा, आपको याद होगा शराजी साहब, जब अगेन ये तंजीम हमारे बहुत सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स को फिर डेथ थ्रेट्स दे रही थी, तब उन्होंने कहा कि रियासत से टकराएं मत। और फिर आपने देखा एक और नेगोशिएशन का सिलसिला हुआ, फिर लोगों को फिर से गिरफ्तार किया गया। अब जब आप इस स्टेज पे आ गए हैं, जब तीसरी बार चौथी बार यही तंजीम धरने दे रही है, तो ठीक है आपने एक कदम लिया और जैसा भी था कि आप अब इनको कलादम करार दे देंगे। उसमें मैं फिर भी ये समझता हूँ शराजी साहब कि रियासत के मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं और हमेशा वही ऑप्शन आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए जिससे खून खराबा, तशद्दुद, लॉस ऑफ लाइफ मिनिमाइज से मिनिमाइज होता जाए। और आपने देखा कि पिछले 2 हफ्तों में 4 आपके पुलिस अफसरान शहीद हुए। उसकी रोशनी में जब स्टेट मुख्तलिफ ऑप्शंस लेवरेज करती है, चाहे वो नेगोशिएशन हो, बातचीत हो, कलादम करार देना हो, ऑपरेशन हो, आपने उस तरह की लचक दिखानी होती है तो ठीक है आपने मुख्तलिफ ऑप्शंस प्रेस किए। लेकिन आपकी जो तनकीद है ना शराजी साहब कि तमाम सियासी कुव्वतें, और इसमें मैं अदारे भी शामिल करूंगा, वो एक सफ़े पे नहीं थे, ना 2017 में थे ना 2021 में थे। और इसमें सॉरी टू से रियासत मार खा जाती है। दिस इज नॉट द राइट वे टू डील विद दिस। सही, बिल्कुल 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 आपका जो एनालिसिस है मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर बहरहाल आपको सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगेन यही वो मरहला होता है जो हमारी सियासी क़यादत का इम्तिहान एक तरह से हम कह सकते हैं कि होता है कि क्या उनको इस बात का इदराक है कि इस मामले पर अगर हम सियासत करेंगे तो उसके नतायज क्या होंगे। क्या उसमें नुकसान मुखालिफ सियासी जमात का होगा या इस मुल्क का और इस कौम का होगा, और हम फिर उन लोगों को एक ऐसा मैसेज देंगे कि जो रियासत की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं या कानून हाथ में लेते हैं तो उनको क्या मैसेज जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वो 2017 हो या फिर आज 2021 हो या माजी में जब हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहे थे और कुछ लोग उस वक्त भी तालिबान की हिमायत में खड़े थे और कुछ लोग उनकी मुखालफत में खड़े थे, और ख़ान साहब पे भी याद है उस वक्त यही इल्ज़ाम लगता था और उनको भी तालिबान खान कहा जाता था। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ आपको लगे कि रियासत के मफाद में आपने चीज़ें करनी हैं तो फिर सियासी इख्तिलाफात को बलाए ताक रख के आपको उस वक्त की हुकूमत को, उस वक्त की बरसर इक़्तिदार जमात को अपनी मुकम्मल सपोर्ट देनी चाहिए ताकि आपके बारे में एक तासुर उभरे कि आप एक दूरअंदेश और सियासी सूझबूझ रखने वाली जमात या रहनुमा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें लैक करती है। और आपने देखा है कि इस मामले में भी 2017 के अंदर भी इसी तरह हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, तहरीक इंसाफ इसी जमात की हिमायत में खड़ी थी। आज इस मुल्क के जो वज़ीर दाखिला हैं, सोशल मीडिया पे आपने इनकी भी स्टेटमेंट सुनी होगी उन दिनों की कि किस तरह वो नून लीग की हुकूमत को ललकार रहे थे और किस तरह वो इस जमात की हिमायत कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि जब आपको ये महसूस हो कि आपके मुखालफिन किसी मामले में फंस गए हैं तो आपने भी रगड़ा लगाना है। ना लगाइए, कल को आपकी बारी आएगी तो फिर यही होगा। तो ये भी है कि पार्लियामान के अंदर मौजूद जमातों को अब थोड़ा सा हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी ऐसे मसले पे कि जो कल उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है, उनकी हुकूमतों को कमज़ोर कर सकता है, उनसे कोई ऐसे डिसीजन ले सकता है कि जो पॉपुलर ना हो, जिनसे अवाम का, रियासत का, इदारों का नुकसान हो, तो फिर छोड़ें भाई उनको, उस मामले पे इकट्ठे हो जाएं। अभी भी वक्त नहीं गुजरा मेरा ख्याल में, आज का दिन अगरचे गुजर गया है जिसके अंदर हुकूमत ने कोई ज्यादा अच्छा शो नहीं किया, लेकिन ये कल किया जा सकता है, कल किया जा सकता है क्योंकि जरा हमारा वक्त कम हो रहा है तो वक्फा लेंगे। लेकिन जाते जाते ये भी कहें कि यहाँ जो आपकी सहाफ़त है और साथ में जो मीडिया कवरेज है उसकी भी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। इस वाले एपिसोड में भी, 2017 वाले एपिसोड में भी आपने देखा
कि शुरू में आप कहते हैं कि कार्रवाई करें, जब कार्रवाई हो जाती है फिर आप बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी ज़रा दिखाएं, एक ही नैरेटिव को सपोर्ट करें। जिस बयानिए से सबसे ज़्यादा इश्तियाल में इजाफा होता है उसको मत सपोर्ट करें। तो इस एपिसोड में एक बार फिर इस तरह की कवरेज देखना काफ़ी डिस्टर्बिंग था। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब की लाहौर की अदालत आलिया से ज़मानत मंजूर हो गई है। अब याद रहे केस तो एसेट्स बियॉन्ड मींस का था, लेकिन इससे पहले एक स्प्लिट फैसला आ गया जिसमें एक जज साहब का यही कहना था कि ज़मानत की मंजूरी हो जानी चाहिए, जबकि दूसरे जज साहब ने इसका जवाब मनफी में दिया था। अब एक 3 रुकनी बेंच ने ना सिर्फ ज़मानत को मंजूर कर दिया, शहबाज शरीफ साहब रिहा भी हो गए। बात करेंगे इस सब पर। हमारे साथ हैं एडवोकेट हाई कोर्ट और एक कानून काउंसिल भी थे, आदिल चट्टा साहब। आदिल साहब, ये बताइएगा कि इस केस में जो लीगल पोजीशन थी डिफेंस टीम की वो क्या थी और इसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का क्या मौक़िफ़ था? बहुत शुक्रिया असद। इसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का तो मेन मौक़िफ़ ये था कि शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग भी उन्होंने की है और उन्होंने एसेट्स भी बनाए हैं जो कि मींस के बियॉन्ड हैं। और इस पे जो फैसल बुखारी साहब जो कि नैब के लॉयर थे वो काफ़ी देर तक आर्ग्यू भी करते रहे। और डिफेंस टीम का इसमें मेन मौक़िफ़ ये था कि ना तो शहबाज शरीफ साहब को किसी शख्स ने 161 की स्टेटमेंट के अंदर और ना 164 की स्टेटमेंट के अंदर ना उनका नाम लिया है, ना उन्हें कोई रोल डिस्क्राइब किया है। तो ये कैसे हो सकता है कि जिस शख्स को ना उसका नाम आया हो किसी गवाह की जानिब से और ना उसको कोई रोल डिस्क्राइब किया गया हो, उसको कैसे आप जेल सलाखों के पीछे इतने लंबे अरसे के लिए रख सकते हैं? और दूसरा इसमें आर्गुमेंट ये था डिफेंस टीम का, जो स्टार आर्गुमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो गनी और रहमान केस है 2011 का और जो लाहौर हाई कोर्ट का 2017 का ब्रिगेडियर इम्तियाज केस है, उसमें ये बात हुई थी कि अगर आपने एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस किसी शख्स को बनाना है तो उसके पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के अलावा ये भी जरूरी है कि आप ये दिखा सकें कि उसने किस तरह से मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की और उस मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के बीच में और जो उसने एसेट्स बनाए हैं उनके दरमियान में एक नेक्सस कैसे मौजूद है। तो जब ये आर्गुमेंट किया तो हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बेशुमार मरतबा प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आप बताइए कि क्या शहबाज शरीफ पे कोई किकबैक के इल्जामात हैं, क्या उन पे कोई इस नौयत की बात है कि उन्होंने अपने ऑफिस को मिस यूज करते हुए ये पैसे बनाए हैं। तो इसका जवाब प्रोसिक्यूटर साहब तसल्ली बख्श ना दे पाए, जिसकी नतीजे में ये हाई कोर्ट ने 3 बेंच ने इस बेल पे फैसला दिया। चट्टा साहब, आपने ये जो नैब की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वाकई बहुत सारे केसेस में सूरत हाल इसी तरह की देखने को मिलती है, लेकिन मैं क्योंकि कानून तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन बड़ा सादा सा सवाल आपसे जब पूछना चाह रहा हूँ कि जब किसी शख्स का नाम ECL में भी है, वो शख्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोऑपरेट भी कर रहा है, तो ये क्या ज़रूरत है कि उस शख्स को कस्टडी में रखना बड़ा ही ज़रूरी है, उसके बगैर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो सकती। तो ये अदालतें ये भी क्या पूछती हैं या पूछना चाहिए नैब से कि क्या ज़रूरी है? एक शख्स मौजूद है, जब बुलाते हो आ भी रहा है, कोऑपरेट कर रहा है आपसे, उसके बावजूद भी आप चाह रहे हैं कि कस्टडी में हो। बहुत शुक्रिया शराजी साहब। इस पे ग्लोबली तो पोजीशन यही है कि जब आप पे कोई इल्ज़ाम लगता है और आप अंडर ट्रायल हैं और आप अदालत को इस चीज़ का यकीन दहानी कराते हैं कि आप अदालत के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ ताउन करेंगे, जब आपको अदालत बुलाएगी तो आप अदालत के सामने पेश होंगे, तो आमतौर पे तो किसी बात पे आपको बेल दे दी जाती है। आपको मालूम है जैसे US के अंदर अभी जॉर्ज फ्लॉयड के केस का फैसला हुआ है, जब जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल हुआ था तो उसके बाद जिन पुलिस वालों ने वो कत्ल किया था उन्हें चंद दिनों के अंदर बेल मिल गई थी। इस तरह से UK के अंदर आरिफ नकवी साहब का केस था मनी लॉन्ड्रिंग का और एम्बेजलमेंट का, और बहुत बड़ी अमाउंट थी उसमें बिल गेट्स की भी और भी बहुत से US बेस्ड बिजनेसमैन की, उन्हें भी चंद दिनों के अंदर जो है अदालत ने बेल ग्रांट कर दी थी। तो अगर आप ताउन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के साथ और आप ताउन कर रहे हैं अदालत के साथ, तो अमूमी तौर पर तो आपको बेल मिल जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कानून
चूंकि बाकायदा बेल पे अलग से कानून नहीं है और सीआरपीसी के तहत ही और कोई नैब के मामला में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बेल मिलती है, बेल के कवानीन उस तरह से नहीं बन पाए जिस तरह से और ममालिक में है और केस की इंजाम करीब नहीं आ रहा होता। जैसे इस केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब ने ही पहले हमदा शहबाज की बेल के दौरान एहतसाब में रिपोर्ट जमा करवाई थी कि 1 साल के अरसा तक इस केस का फैसला मुतवक्को नहीं है। तो उस सूरत हाल को देखते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने बेल ली कि अगर 1 साल भी इन साहब को अंदर रखा जाए और उसके बाद इनके हक में फैसला आ जाए तो उस 1 साल के वक्त का तो उन्हें कोई रेपरेशन नहीं दिया जा सकता और उसकी दूसरी जानिब अगर इनको सजा हो जाती है तो ये अपनी पूरी सजा काटेंगे, उसका एक दिन काटेंगे। लिहाजा जो दिनों का इस तरह से मामला है, बैलेंस है, वो मियां शहबाज शरीफ के हक में है। बिल्कुल ठीक। आदिल चट्टा, एडवोकेट हाई कोर्ट, माहिर कानून, बहुत शुक्रिया में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। शराजी साहब, आपने सुन तो लिया सर, जो ज़मानत के कुछ असूल होते हैं कि अगर आदमी कोऑपरेट कर रहा हो, इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट कर रहा हो, अगर वो फ्लाइट रिस्क ना हो, अगर उस तरह का माशरे में एक बार वो फिर से हार्म करने को नहीं जा रहा, कुछ उस तरह के इम्कानात नहीं हैं, तो फिर आप उसको ज़मानत उसकी कर सकते हैं सर। और ये तो पेचीदा वाइट कॉलर के मसाइल हैं, उसमें भी इस तरह बेल में इस बार बार उसको तौसी करना, उसका अपना इशू आपके सामने, किस तरह देखते हैं? मेरा ख़्याल में यही है और यही चीज़ें सामने रखते हुए हमेशा तनकीद होती है नैब के इदारे पे कि इतने तवील अरसे तक अगरचे आप लोगों को कैद भी रखते उसके बावजूद भी आप मज़ीद वक्त मांगते हैं और उसके बाद भी आपका सवाल या आपका कहना ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन में अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है और मज़ीद लोगों को कस्टडी में रखना ज़रूरी है। और न सिर्फ अपोजिशन की वो जमातें कि जिनके ख्याल में उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, अब तो अदालतें भी सवाल उठा रही हैं। और जैसे आपने चट्टा साहब को भी सुना, या फिर इससे पहले ख्वाजा बिरादरान केस के अंदर, या फिर हमजा शहबाज शरीफ की ज़मानत के दौरान जो अदालतें कह चुकी हैं, मेरा ख़्याल में उसके बाद तब खान साहब इलेक्शन रिफॉर्म्स की तो बात अपनी जगह पे कर रहे हैं। मेरा ख़्याल में ये जो एंटी करप्शन के इदारे हैं, इनके हवाले से भी जो एक ज़रूरी लॉ मेकिंग है, जो रिफॉर्म्स हैं, वो लेके आएँ ताकि फ्री एंड फेयर हो, इदारों को भी मालूम हो कि उन्होंने किन ग्राउंड्स के ऊपर कैसे काम करना है, और वो जो विक्टिमाइजेशन का एक एलिमेंट है वो भी कहीं डाई डाउन हो जाए। और साथ में जो इन इदारों को इस्तेमाल करने की रविश रही है माजी में, बहरहाल असद इस बात को तो मानना पड़ेगा। ख़ुद नून लीग इस अपने दौर में याद होगा एहतसाबुर रहमान के नाम से एक ब्यूरो बनाया गया था, सैफुर रहमान साहब उसको हेड करते थे। उन्होंने क्या किया, या फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में इस इदारे का क्या इस्तेमाल रहा है, या फिर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं उन पर तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने इस इदारे को सुला दिया गया। गोया कि पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि नून लीग के खिलाफ कुछ नहीं करना, और जब नून लीग इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इस इदारे को मैसेज नहीं सर, एक इंतहा से दूसरी इंतहा पे जाते हैं। उम्मीद है कि इसमें भी कोई आप इस इदारे में रिफॉर्म्स ले आएंगे, कानून साजी पर भी थोड़ी सी आप तवज्जो दे दें। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए। इजाज़त दें, कल तक खुदा हाफ़िज़।